शेख हसीना ने लगातार 15 सालों तक बांग्लादेश की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने आर्थिक सुधार वाले फैसलों के लिए दुनिया भर में, खास तौर पर दक्षिण एशिया में खासी चर्चा होती रही। कुछ हफ्तों पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उनके कार्यकाल का अंत इस तरह होगा। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश जल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारी इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। धीरे धीरे प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। अब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख वकाल जमान ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब देश में अंतरिम सरकार बनेगी। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश भी छोड़ दिया है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर दावा बोल दिया। सैकड़ों लोग इमारत में तोड़फोड़ करते चिकन, मछली और सब्जियां लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर भागने के बाद से कई डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो लंदन में शरण लेंगी। पड़ोसी मुल्क में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश दिया है कि जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को तुरंत रिहा किया जाएगा। विपक्षी पार्टी के सदस्यों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। बताया गया कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से लिया है। हालिया विवाद की बात करें तो बांग्लादेश हिंसा के केंद्र में आरक्षण व्यवस्था है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हैं। अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए सबसे ज्यादा 30% सीटें 1941 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए आरक्षित है। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर शासन पश्चिमी पाकिस्तान से चलता था, जो आज का पाकिस्तान है। 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान सरकार उर्दू थोपना चाहती थी। इससे लोग नाराज थे। उन्होंने विरोध किया। सरकार ने विरोधियों को कुचलने की कोशिश की, मगर प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। इन विरोध प्रदर्शनों को आवामी लीग लीड कर रहा था। फिर 1970 का साल आया। पूरे पाकिस्तान में चुनाव हुआ। इसमें आवामी लीग को जीत मिली, मगर उनको सरकार की कमान नहीं दी गई, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा बढ़ गई। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया। आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उनके साथियों ने मोर्चा संभाला। गुरिल्ला फौज मुत्तिवाहिनी के नेतृत्व में लड़ाई चली। भारत ने उनकी मदद की, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब सेना भी भेजी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली। नए मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आजादी की इस लड़ाई में 2 धड़े थे। पहला धड़ा उन लोगों का था जिन्होंने मुक्तिवाहिनी के लिए काम किया। जंग के बाद उनको नायकों का दर्जा मिला। उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। हालिया प्रोटेस्ट की जड़ में यही आरक्षण है। दूसरे धड़े में वे लोग हैं जिन्होंने मुक्तिवाहिनी की बजाय पाकिस्तान फौज का साथ दिया। यूँ तो वे भी पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय निवासी थे, मगर आजादी के खिलाफ थे। उनको रजाकार कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वॉलंटियर। बांग्लादेश में आज अधिकतर लोग यही कहेंगे कि रजाकार माने देशद्रोही, क्योंकि अभी वाले प्रोटेस्ट में भी यही एक मुद्दा है। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व हैं। तीसरे नंबर पर मूल निवासी आते हैं। उनके लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित है। इस तरह टोटल आंकड़ा हुआ 56%, यानी सरकारी नौकरियों की 100 में से 56 सीटें पहले से रिजर्व है। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर कम्पीट कर सकते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाह बढ़ रही है। ये प्राइवेट जॉब्स की तुलना में स्थायी और ज्यादा सम्मानजनक होती है। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी अंतिम विकल्प बनकर उभरा है। कोटा सिस्टम के विरोध की एक बड़ी वजह ये भी है। इसके खिलाफ पहला बड़ा प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था, जब राजशाही यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में फैल गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूरे मुल्क को जाम कर दिया। फिर छात्रों का नया गुट सामने आया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर हमले किए। इन हमलों का आरोप बांग्लादेश छात्र लीग पर लगा। पीसीएल प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट्स विंग है। जब सरकार पर दबाव बढ़ा, उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए। फिर
5 जून 2024 की तारीख आई। कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया। पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू करने के लिए कहा। बहुत सारे छात्रों ने इसका विरोध किया। कई हफ्तों तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चला। मामला नारेबाजी और रैलियों तक सीमित था, मगर 15 जुलाई को हिंसा भड़क गई। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी से हुई। यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेज हिंसा की जद में आए। फिर तो चैन शुरू हो गई। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त है और उसके लीडर देश छोड़कर जा चुके हैं। ये हिंसा 15 जुलाई को शुरू हुई थी। सड़कों पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और गोलीबारी का मंजर रहा। स्कूल और कॉलेजों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। कई शहरों में फौज उतारनी पड़ी। हिंसा में कम से कम 200 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। बांग्लादेश में चली आ रही हिंसा और अराजकता ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी है। सेना ने व्यवस्था संभाल ली है और सेना प्रमुख ने जनता से कहा है कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। साथ में हिंसा न करने की अपील की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 2009 से मुल्क की अगुवाई कर रही थी, अब वापस राजनीति में नहीं आएंगे। ऐसा उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने बताया है। उनका कहना है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था को ठीक दिशा में लौटाने के बावजूद हसीना के खिलाफ जो माहौल बना, वो उससे बेहद निराश हैं। सजीव वाजिद जॉय ने बताया कि वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक सलाहकार भी थे। उन्होंने कहा कि हसीना रविवार 4 अगस्त से ही प्रधानमंत्री पद से हटने के बारे में विचार कर रही थी। पड़ोसी मुल्क के राजनीतिक संकट पर पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश में पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि इसके पीछे कई आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। आर्थिक वजहों के अलावा हर्ष श्रृंगला कुछ राजनीतिक स्वार्थ और अवसरवाद से जुड़ी वजह भी गिनवाते हैं। उनका निशाना विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी पर निशाना है। पूर्व भारतीय राजनीति के दावे कितने सही साबित होंगे, यह आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल शेख हसीना इंडियन पहुंच चुकी है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि वो स्थायी रूप से भारत में नहीं आई हैं, कुछ समय बाद लंदन जा सकती हैं।